अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 और उसका पहले बेसिक समझेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 में हमें कुछ समुच्चय के और कुछ प्रकार, विशेष प्रकार हमें यहाँ पर समझना है। देखिए, हमें इसको समझने से पहले पुरानी बातें, जितनी भी बातें हमने पढ़ी है उसको एक बिल्कुल शार्ट रिवीजन कर ले, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पुरानी बातें जो है उसी के आधार पर आगे की बातें समझ में आने वाली है। अगर हम शुरुआत से बात करें, 5 मिनट में हम एक बिल्कुल रिवाइज कर ले जो जो बातें हमने पढ़ी है, और उस आधार पर फिर आगे कंटिन्यू बात करें। ध्यान देना इधर। सबसे पहले तो ये बात करें कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय बना कैसे है। तो हम बोल सकते हैं समूह, समूह या झुंड, इसी शब्द से समुच्चय बना हुआ है, झुंड या समूह। अगर हम समूह को या झुंड को सुपरिभाषित कर ले, सुपरिभाषित कर दे तो क्या बन जाएगा, समुच्चय बन जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। कहने का मतलब परिभाषा बन चुकी है यहाँ पर। कैसे? हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वस्तुओं हमारे पास में क्या है, वस्तु ये है, और वस्तुओं के सुपरिभाषित, देखिए ध्यान देना इधर, समूह कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में कुछ क्या है, वस्तुओं का समूह है, और उस वस्तु के समूह को अगर हम सुपरिभाषित कर दे तो उसे समुच्चय कहा जाता है। और एक बार समझेंगे हम यहाँ, सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। देखिए ध्यान देना इधर, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे सारी बातें। हमने इससे पहले ये सारी बातें पढ़ ली है, लेकिन फिर भी एक क्या होता है कि आगे की बातें समझने के लिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अब यूज़ होगी ना, तो चलिए मेरे पास में क्या कुछ वस्तुएं है। मान लिया जाए कि मेरे पास में कुछ वस्तुएं कैसी है, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। देखिए कुछ वस्तुएं है। इन वस्तुओं को क्या करते हैं, हम सुपरिभाषित करते हैं। सुपरिभाषित कैसे करते हैं? मैंने बोला कि ये वस्तु ये कैसी है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो क्या सुपरिभाषित कर दिया क्या? ये क्या विषम संख्या है क्या? कुछ हद तक बातें ठीक है, परिभाषित तो किया है मैंने, लेकिन सुपरिभाषित है क्या? आप बोलेंगे कि विषम संख्या तो है, लेकिन पूरी तरीके से हम सहमत नहीं है। कैसे? इसमें पूरी विषम संख्या कहाँ लिखी है? 11 के बाद में 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, पूरी विषम संख्या नहीं है, तो हमने सुपरिभाषित नहीं किया। अच्छा, ऋणात्मक भी तो विषम संख्या होती है, -1, -3, -5, वो भी नहीं लिखी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और अधिक परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, विषम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत लिख दिया ना मैंने, तो धनात्मक ही हो गई। तो धनात्मक विषम संख्या क्या अब सुपरिभाषित कर दिया? तो आप बोलेंगे कि धनात्मक प्राकृत विषम संख्या तो ठीक है, या विषम प्राकृत संख्या तो ठीक है, लेकिन पूरी प्राकृत संख्या भी नहीं है ना इसमें, पूरी विषम प्राकृत संख्या भी नहीं है। इसके बाद में 13 आएगा, 15 आएगा, 18, 17 आएगा, इस प्रकार से आगे भी चलते जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, और इसको बेहतर तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं हम। विषम प्राकृत संख्या जो क्या है, 12 से छोटी है, 12 से छोटी है, अब सुपरिभाषित कर दिया। हमने क्या किया, अभी परिभाषित तो पहले भी किया था, लेकिन अब एग्जैक्ट परिभाषित कर दिया कि भैया धनात्मक होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, और 12 से छोटी होना चाहिए। तो एग्जैक्ट इसका आंसर यही होगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, समुच्चय बोला जाएगा। हमने क्या बोला, वस्तुओं का समूह है ये, और उस समूह को क्या किया, सुपरिभाषित किया, तो इसको क्या बोला जाएगा, समुच्चय कहा जाएगा। कितना सिंपल है। अगर ऐसा बोलेंगे तो समुच्चय नहीं होगा, ऐसा बोलेंगे तो समुच्चय नहीं होगा, सुपरिभाषित करना आवश्यक है। चलिए ठीक है। हमने इसमें ये भी बात देखी थी कि जो भी इसके समूह के अवयव, मतलब जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को क्या किया जाता है, कामा से सेपरेट कर दिया जाता है। और यदि बार बार कोई वस्तु आती है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर फिर 5 आ गया,
फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। तो 1 पहले आ गया तो अब 1 नहीं आएगा। 3 भी एक बार लिख दिया तो अब डबल से 3 नहीं लिख सकते। 5 लिख दिया तो अब डबल से 5 नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु ये है, एक वस्तु को केवल एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपकी इस टोकनी में 25 आम है, 25 आम है, 25 आम है और 10 केले, 10 केले है, और आपसे बोला जाए कि इस टोकनी के अंदर क्या रखा है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, 5 आम, 6 आम, ऐसे 25 बार बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। आप तो बोलेंगे बस आम और केले रखे। तो बार बार उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल इतना बोलेंगे कि भैया इसके अंदर इस प्रकार के अवयव है, बस हो गया। इन सभी को सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाता है, और सर्पाकार कोष्ठक के अंदर बंद करेंगे तभी समुच्चय होगा, अदरवाइज समुच्चय नहीं होगा। अगर मान लिया जाए आपने ऐसा बंद कर दिया 3, 5, 7, ये समुच्चय नहीं है। क्यों? जब तक सर्पाकार कोष्ठक में बंद नहीं करेंगे तब तक समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्लियर? चलिए, ये जो होते हैं इसमें वस्तुएं होती है, इन वस्तुओं को क्या बोला जाता है? अवयव कहा जाता है। अवयव, अवयव या तो सदस्य भी बोला जाता है, सदस्य, या तो फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम, एलिमेंट्स, या मेंबर्स भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना, मेंबर्स, मेंबर्स बोला जाता है। ये पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, इस प्रकार से। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, A, B, C, D, E, डैश डैश डैश, इस प्रकार से। और जो पूरा समुच्चय है, पूरे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बात हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ी है। अब समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके थे। कैसे? एक टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणीबद्ध रूप, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप। तो 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये सारी बातें हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ी थी। इसके अलावा हमने देखा था कि किसी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये बातें सीखी थी हमने, और इस आधार पर हमने पहली एक्सरसाइज की थी। सेकेंड एक्सरसाइज में समुच्चय के प्रकार देखे थे हमने कि रिक्त समुच्चय होता है, एकल समुच्चय होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार इसके हमने समुच्चयों के प्रकार देखे थे, है ना। परिमित समुच्चय होता है, अपरिमित समुच्चय होता है, और उस आधार पर फिर हमने एक्सरसाइज की थी। अब अगली एक्सरसाइज में क्या करना है हमें? अगली एक्सरसाइज में क्या करना है? इसके कुछ और प्रकार देखना है हमें। देखिए, ध्यान देना इधर, इसके और कुछ प्रकार देखना है। तो सबसे पहला प्रकार है उप समुच्चय, ठीक है ना। विशेष प्रकार के प्रकार है। क्या है? उप समुच्चय। देखिए, उप समुच्चय, देखिए समुच्चय के सामने उप लग गया। उप क्या होता है? उप, कोई भी चीज के सामने अगर उप लगा दिया तो उसका मतलब क्या होता है? छोटा उससे होता है ना, छोटा। कहने का मतलब आपने देखा होगा उप लगाते हुए सरपंच है, सरपंच, आपने देखा होगा कि गांव में सरपंच होते, सरपंच, और सरपंच के सामने उप लगा दिया तो क्या हो गया? सरपंच से छोटा। यानी कि जो सरपंच को पावर रहते उसकी अपेक्षा कुछ पावर इसको कम दिए जाते। मुख्यमंत्री लगा दिया, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री है तो इसके ऊपर सामने अगर उप लगा दिया तो क्या हो जाएगा? उप मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री के जो पावर होते हैं इसकी अपेक्षा कुछ पावर इसको दे दिए जाते हैं, उसकी अपेक्षा कम पावर होते हैं। मुख्यमंत्री सारे काम नहीं कर सकते तो उसको संभालने के लिए क्या करते हैं? उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और वो अपना काम करते हैं। तो इसी प्रकार से उप समुच्चय को भी हम समझ सकते हैं कि समुच्चय का कुछ छोटा भाग। मान लिया जाए कि हमारे पास में 2 समुच्चय है, एक ए है और दूसरा बी है। ध्यान देना इधर बात को, 2 समुच्चय है, ए समुच्चय है और बी समुच्चय है। अगर मान लिया जाए कि समुच्चय ए के समस्त अवयव बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। आई क्या बात समझ में? बात समझ में आई? फिर से और एक बार, अगर ए के समस्त अवयव बी में हैं तो ये छोटा हुआ ना, बी बड़ा। देखिए फिर से और एक बार, मान लिया जाए कि आपके पास में ए इज इक्वल टू 2, 3,
और 5 ये है, और b इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5। ध्यान देना इधर, a के समस्त अवयव देखिए 2 इसमें है क्या, हाँ है। 3 इसमें है क्या, हाँ है। 5 है क्या, हाँ 5 भी है। तो आप बोलेंगे कि ये जो है ना b का उप समुच्चय होगा, और उप समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से, जो C जैसा होता है, C जैसा नहीं, वो जो नाल होती है ना घोड़े की नाल के जैसा इस प्रकार से किया जाता है, और इसके नीचे एक लाइन इस प्रकार से लगा दी जाती है। तो ये क्या हो गया, B का उप समुच्चय हो गया। बात समझ में आ गई? फिर से और एक बार मैं एनालिसिस करते हैं हम थोड़ा सा उप समुच्चय के बारे में। मैंने मान लिया जाए कि A इज इक्वल टू एक समुच्चय बना दिया A और B है। आप बताना कि इसके A के उप समुच्चय है या नहीं है। देखिए B इज इक्वल टू मान लिया जाए आपके पास में ये है, तो क्या B A का उप समुच्चय होगा या नहीं होगा, ये बता दीजिए मुझे। B A का उप समुच्चय होगा या नहीं होगा? तो आप ये देखेंगे कि B में जितने भी अवयव सारे के सारे इसमें है क्या। देखिए B में जितने अवयव सारे इसमें है क्या, हाँ है, तो उप समुच्चय हो जाएगा। देखिए फिर से और एक बार मान लिया जाए C इज इक्वल टू आपके पास में है B, तो क्या आप बोल सकते हैं कि C उप समुच्चय है A का? तो कैसे, C के समस्त अवयव A में है क्या? देखिए C के समस्त अवयव A में है क्या, हाँ है। तो आप बोलेंगे कि C A का उप समुच्चय है। फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए D आपके पास में कोई समुच्चय है और वो A B है इस प्रकार से, क्या आप बोल सकते हैं कि D जो है वो A का उप समुच्चय है? सही है कि नहीं है? तो आप चेक कर लो, क्या A के समस्त D के समस्त अवयव A में है क्या? हाँ A भी है और B भी, A और B दोनों है, तो उप समुच्चय है। अच्छा, मान लिया जाए कोई F है और आपके पास में F A D है, तो आप बोल सकते हैं क्या कि F जो है उप समुच्चय होगा A का? होगा कि नहीं होगा? F के समस्त अवयव A में है क्या? आप चेक कर लो, F में A है तो इसमें भी A है, चलिए ठीक है। F में D है लेकिन इसमें D नहीं है, तो ये उप समुच्चय होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर जब उप समुच्चय नहीं होगा तो फिर ऐसा बोल दो आप, तो आप बोलेंगे कि F A का उप समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि F के समस्त अवयव इसमें नहीं है। कुछ अवयव से काम नहीं चलेगा, सारे के सारे अवयव होना चाहिए इसमें, ठीक है। अच्छा, याद रहे कि जो खाली है ना, सपोज करें F हो गया G इज इक्वल टू खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय। पिछले एक्सरसाइज से पहले हमने बेसिक में पढ़ा था रिक्त समुच्चय क्या होता। खाली, क्या G A का उप समुच्चय होगा क्या? आप बताइए। इसमें जितने अवयव है सारे के सारे अवयव इसमें होना चाहिए, इसमें जितने अवयव है सारे के सारे अवयव इसमें होना चाहिए, तो है क्या ऐसा? आप बोलेंगे कि नहीं है, या है, क्या बोलेंगे आप? देखिए भैया इसमें A और B तो है, लेकिन खाली भी तो है ना भाई, A है B है और खाली भी तो जगह है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो खाली है ना इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो ये इसके समस्त अवयव इसमें है क्या? तो आप बोलेंगे कि हाँ है। इसमें जो जो अवयव दिखाई दे रहा है वो इसमें है क्या? तो आप बोलेंगे है। इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो आप है ही बोलेंगे ना, नहीं है ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ये याद रहे कि G जो है A का उप समुच्चय होगा। ओवरऑल आपको कुछ यहाँ पर निष्कर्ष देखने को मिला है। कैसे? A और D जो है ना बराबर है? A और D क्या है? बराबर है। मतलब खुद कोई भी समुच्चय हो वो स्वयं का उप समुच्चय होता है। देखिए ना, इसमें अवयव और इसमें अवयव एक जैसे है, मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ये बातें अभी आएगी वो तब भी हम समझेंगे, लेकिन इतनी बात अभी है समझ लेते। और देखिए जो रिक्त समुच्चय है ना वो भी सारे समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यानी कि G इज इक्वल टू क्या है? खाली है, मतलब खाली को हम क्या लिखते हैं? फाई। इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग एक ही होती है। अगर आपने फाई लिखा, रिक्त समुच्चय, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तो इसको ऐसा प्रदर्शित कर दीजिए चाहे ऐसा प्रदर्शित कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है।
किस निष्कर्ष पर पहुंचे अभी तक जितनी बातें की हमने, अभी तक हम इस बातों के निष्कर्ष पर पहुंचे। डेफिनेशन अभी लिखने की जरूरत नहीं है, वो नोट करने को मिल जाएगा आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि उपसमुच्चय के बेस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। मैं एक यहाँ पर कोशिश करता हूँ, एक समुच्चय बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इज इक्वल टू, देखिए एक अवयव है, इसके उपसमुच्चय क्या क्या हो गया? एक तो खाली स्थान, खाली रिक्त समुच्चय, इसका उपसमुच्चय होगा। और ये भी क्या होगा? इसका उपसमुच्चय होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई आपको मालूम है ना कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और स्वयं देखिए ना, ये और ये एक ही तो है, स्वयं भी खुद का उपसमुच्चय होता है। हमने देखा कि हमारे पास में अवयव कितने हैं, हमारे पास में अवयव कितने हैं? एक अवयव है, तो उपसमुच्चय कितने बने? उपसमुच्चय कितने बने? उपसमुच्चय कितने बने? एक अवयव है तो उपसमुच्चय कितने बने? 2 बन गए। अच्छा चलिए, मैं दूसरा समुच्चय बना रहा हूं, b इज इक्वल टू ए और b। इसके उपसमुच्चय बनाने की कोशिश करिए, तो मैं बोल सकता हूं कि एक तो फाई तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अच्छा, इसके बाद और क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं कि केवल एक अवयव को ले लेता हूं मैं, ये भी उपसमुच्चय होगा। केवल b को ले लेता हूं, ये भी उपसमुच्चय होगा। और a और b दोनों को ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मैंने क्या किया, पहले एक एक अवयव ले लिए और फिर 2-2 अवयव ले लिए। तो हमने ये देखा कि अगर आपके पास में अवयव की संख्या जो है, अवयव की संख्या 2 है, तो आपके पास में उपसमुच्चय कितने बने? 4 उपसमुच्चय बने। अच्छा, अगर मान लिया जाए आपके पास में c इज इक्वल टू, अगर सपोज करें कि a, b और c है, कितने अवयव है? 3 अवयव है। इसके उपसमुच्चय क्या क्या बनेंगे देखते हैं हम। देखना, फाई, एक एक अवयव को ले लेता हूं मैं, एक एक अवयव को ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? a, b, c और एक एक हो गए, पूरे खत्म हो गए। अब 2-2 को ले लेता हूं मैं, a, b और बी सी और ए और सी, ए और सी। और किसी को लिया जा सकता है क्या? देखिए ना, ए और बी को साथ में ले लिया, बी और सी को साथ में ले लिया और ए और सी को साथ में ले लिया, सब तो हो गए ना। अब एक एक भी ले लिए मैंने, 2-2 भी ले लिए, अब 3-3 ले लेता हूं मैं। तो 3-3 में क्या? ए बी सी। आप तो ये भी बोलेंगे ना कि सर ऐसा भी तो होगा ना, बी कामा ये भी तो होगा उपसमुच्चय। भैया इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, ये बी बोलिए चाहे बी ए बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है ना। इसमें कौन कौन से अवयव है? ए और बी है। इसमें कौन से अवयव है? ए और बी है। दोनों के मीनिंग तो एक ही है ना। आई बात समझ में? तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास में ए बी सी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं तो बी सी और ए लिख देता हूं। इसके अंदर कितने अवयव है? ए बी और सी। और इसके अंदर भी ए बी और सी है। तो क्रम बदलने से उसका मान नहीं बदलता है, वो दोनों का मतलब इस समुच्चय का और इस समुच्चय का मतलब एक ही है। देखिए आपके पास में जब तीन अवयव हुए, ये एग्जाम्पल 1 लिया मैंने, और ये 2 है और ये क्या है? 3 है। देखिए जब 3 अवयव है तो उपसमुच्चय कितने बने इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जब 3 है तब 8 बने। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या आपको? क्यों? पैटर्न समझ में आ रहा? देखिए 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल, अगर 4 अवयव रह गए तो 16 उपसमुच्चय बनेंगे। 16 का डबल 32। अगर 5 समुच्चय रह गए, 5 अवयव रह गए किसी समुच्चय में, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। आई बात समझ में? कहने का मतलब किसी समुच्चय, ये सब नोट कराऊंगा मैं, अभी नोट करने की जरूरत नहीं, केवल आप समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद में नोट करना। किसी समुच्चय में
उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू 2⁻n, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या है। आई बात समझ में? समझ में आ गई महत्वपूर्ण बात? देखिए फिर से और एक बार, आपके पास में इसमें कितने अवयव थे? आपके पास फार्मूला क्या है, 2⁻n है ना, ये फार्मूला है ना। कितने अवयव है? तो एक, तो n की जगह 1 रख दो तो कितने हो गए? 2। देखिए जब एक अवयव रहेगा तो समुच्चय कितने बनेंगे? 2 समुच्चय बनेंगे। अगर 2 अवयव है तो n की जगह 2 रख दो, तो 2⁻2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। जब 2 अवयव रहेंगे तो कितने उप समुच्चय बनेंगे? 4 बनेंगे। यदि n का मान 3 है तो 2⁻3, और 2⁻3 क्या हो गया? 2 × 2 × 2 यानी कि 8। देखिए जब अवयव 3 रहेंगे तो उप समुच्चय 8 बनेंगे, 4 रहेंगे तो 16 बनेंगे, 5 रहेंगे तो 32 बनेंगे, और सेम इसी प्रकार से चलते जाएगा। तो ओवरऑल ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। कितनी बातें हम अभी तक समझे? अच्छा 4 के लिए बना के देखें क्या? ट्राई करें 4 के लिए, कितने हो जाएंगे? 4 के लिए 16 उप समुच्चय हो जाएंगे। करके देखना आप ट्राई, 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखिए ध्यान देना, इधर मान लिया जाए कि आपके पास में कोई समुच्चय ए इज इक्वल टू ए बी सी और डी, 4 अवयव है ना। उप समुच्चय में फाई तो आएगा ही आएगा, रिक्त समुच्चय तो आएगा ही आएगा, और स्वयं भी आएगा। चलिए ठीक है, पहले एक एक वाले को लिख देता हूं। तो ए बी सी और डी, ये हो गया। अब 2 को लिख रहा हूं मैं, ए बी, ए और बी को लिख दिया, ए के बाद सी को लिख दो, ए के साथ में सी को लिख देता हूं, और ए के साथ में डी को लिख देता हूं, ए के साथ डी को लिख देता हूं। देखिए अब बी के साथ में सी को लिख देता हूं, बी के साथ में सी को लिख देता हूं, ठीक है। बी के साथ सी लिख दिया और बी के साथ डी लिख दिया, बी के साथ डी लिख दिया, ये हो गया। बी के साथ ये तो हो गया ना, बी के साथ तो ये हो गया। देखिए लिखने का तरीका, करने का तरीका देखिए कैसे, यहां से शुरुआत करिए, यहां से। भाई आपको अगर उप समुच्चय बनाने की अगर बात की जाए, लिख के बताइए आप, तो बिल्कुल आसान काम है। देखिए यहां से शुरुआत करें, ए के साथ बी लिख दिया, कहा है ये, ए के साथ सी लिख दिया, ए के बाद डी लिख दिया, ए के साथ डी लिख दिया, इधर लिख दिया। चलिए ठीक है, ये ए का काम खत्म। अब बी के साथ में देखिए क्या लिखेंगे, बी के साथ में सी लिख दिया और बी के साथ में डी लिख दिया। इधर की ओर चलना है, इधर वापस नहीं आना है। बी के साथ में ये मत लिखना क्योंकि ये पहले लिख चुके हैं, है ना। इसके बाद इसकी बारी है ना, ये तो खत्म हो गया, ऐसा मानिए आप। बी के साथ सी को भी लिख दिया, डी को भी लिख दिया, अब ये भी खत्म हो गया। अब सी के साथ में किसको लिखेंगे? डी को लिखेंगे। अब सी की बारी है ना, तो सी के साथ में डी को लिखेंगे। हो गया खत्म, 2 खत्म हो गए। अब 3 देखिए कैसे, 3 को लेना है। 3 को क्या करते हम, पहले के तीनों ले लेते, ए बी सी। किसको छोड़ा मैंने? डी को छोड़ दिया। अब सी को छोड़ दीजिए आप। देखिए ए बी और डी, अब बी को छोड़ दीजिए। बनाने का तरीका देखिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। अब किसको छोड़ देते? बी को छोड़ देते, ए सी और डी, और फिर बी के बाद में ए को भी छोड़ देते, तो क्या हो जाएगा? ए को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी और डी। आई बात समझ में? 3 भी हो गए। अब 4 लिख देते, तो 4 में तो एक ही है ना, ए बी सी और डी। आसान काम है। अब काउंट करके देखिए 16 हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऑटोमेटिक होगा। तरीका मालूम होना चाहिए करना कैसे। और एक बार तरीका देखिए, और एक बार देखिए, फाई तो लिखना ही है। सिंगल को लिख दिया, ए को लिख दिया, फिर बी को लिख दिया, फिर सी को लिख दिया, फिर डी को लिख दिया। अब देखिए डबल वाले, यहां से शुरुआत करिए। ए के बाद बी को लिख दिया, ए के बाद सी को लिख दिया, इसके साथ डी को लिख दिया, हो गया। ए का काम खत्म, ठीक है। अब देखिए
बी के साथ सी को लिख दिया, बी के साथ डी को लिख दिया, अब बी का भी काम खत्म, ठीक है, के साथ डी लिख दिया, सी का भी काम खत्म। अब डी के बाद में, डी के साथ में तो इनको सबको पहले से लिख चुके हैं हम, है ना, ये हो गया। अब 3-3 को लेते हैं हम, 2-2 वाले खत्म हो गए, अब 3-3 को, एक बार डी को छोड़ दिया, एक बार सी को छोड़ दिया, एक बार बी को छोड़ दिया, एक बार ए को छोड़ दिया और एक बार सबको लिख दिया। स्वयं का भी ये क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। देखिए तो हो गए ना 16। तो इसी प्रकार से आप कितने भी उपसमुच्चय ऐसे बना सकते हैं। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी और यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लीजिए, केवल इतनी बात लिखना है। यदि ए और बी एक समष्टीय समुच्चय, समष्टीय समुच्चय का मतलब क्या है, समष्टीय का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि ये भैया ये समष्टि है और इसके अंदर कुछ समुच्चय है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, इस प्रकार से समष्टि की बात करी जाती है। समष्टि मतलब पूरे वातावरण की बात कर रहे हैं हम। चलिए ठीक है। यदि ए और बी एक समष्टीय समुच्चय के दो समुच्चय हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, अर्थात देखिए एक्स इज बिलोंग्स टू ए, तब क्या होगा, मतलब कोई अवयव अगर ए में है तो वो अवयव बी में भी होना जरूरी है, तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। या ए बी में अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट का मतलब देखिए, मान लिया जाए कि ये है आपके पास में ए और बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी और सी। ए के समस्त अवयव बी में उपस्थित है ना, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय होगा। या ए बी में अंतर्विष्ट है, यानी कि ये बी के अंदर समाया हुआ है, ये इसके सारे अवयव इसके अंदर भी है, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, तो सिंपल सी आप इसकी परिभाषा, इतना उलझी हुई परिभाषा न भी लिखेंगे तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। आपके पास दो समुच्चय है ए और बी, ए के समस्त अवयव अगर बी में उपस्थित है तो ये बी का उपसमुच्चय होगा, बस हो गई बात खत्म। ऐसी भी परिभाषा आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब उचित उपसमुच्चय, देखिए अभी तक क्या पढ़ा हमने, उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। अब इसके सामने लगा दिया उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट्स। ये क्या होगा भाई, उचित क्या होगा, लगना चाहिए कि वास्तव में उपसमुच्चय है। देखिए छोटा दिखना चाहिए, वास्तव में लगना चाहिए। देखिए मान लिया जाए कि मेरे पास में ए इज इक्वल टू, ध्यान देना इस बात को समझना, ए बी सी और डी है, 5, इसके समस्त अवयव इसमें उपस्थित है, तो आप बोलेंगे हाँ है, ये तो खाली है ना, खाली है, इसमें अवयव ही नहीं है, तो खाली डिब्बा तो सभी का उपसमुच्चय होगा ही। इसमें एक भी अवयव नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्रत्येक समुच्चय का ये उपसमुच्चय होता है, यानी कि खाली जगह तो इसमें भी है। ठीक है, चलिए ए बी इसका उपसमुच्चय है, हाँ है। बी सी डी ये भी इसका उपसमुच्चय है। कई सारे हो गए, 16 हो गए ऐसे, है ना, 2 की घात 4 मतलब 16। ए बी सी डी इसके समस्त अवयव इसमें उपस्थित है, हाँ है, तो इसका ये जो होगा इसका उपसमुच्चय होगा। लेकिन उचित लगा है ना, उचित कब होता है, उचित का मतलब इसके समस्त अवयव इसमें उपस्थित तो होना चाहिए, लेकिन कुछ अवयव इसमें एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ये जो जिसका उपसमुच्चय है ना, मान लिया जाए कि ये किसी का उपसमुच्चय है, बी का उपसमुच्चय है, तो ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ पर क्या है, ए और बी बराबर ही है ना, ये वाले दोनों क्या है, बराबर है। इसके समस्त अवयव इसमें तो होना ही चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब
कुछ अवयव इसकी अपेक्षा एक्स्ट्रा होना चाहिए इसमें। देखिए फिर से और एक बार, इसके समस्त अवयव इसमें है, हाँ है, लेकिन ए और ये बराबर नहीं है। देखिए ना क्यों बराबर नहीं है, इसमें ए और बी है, इसमें भी ए और बी है, इसमें कुछ अवयव इसके अलावा एक्स्ट्रा होना चाहिए, अतिरिक्त होना चाहिए, तब ये इसका उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। उपसमुच्चय तो है लेकिन उचित तब बोलेंगे जब इसकी अपेक्षा कुछ अवयव इसमें ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे अवयव आ जाए। ए बी सी डी ये इसका उपसमुच्चय तो है लेकिन उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके समस्त अवयव इसमें है लेकिन इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा अवयव इसमें नहीं है, इसलिए ये उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर से और एक बार, अभी देखिए, यदि ए बी का उपसमुच्चय है और ए इज नॉट इक्वल टू बी, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए, तब ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा, जिसे ए बी और इसके बीच में ये घोड़े की नाल जो रहती ना, ऐसा चिन्ह लगाया जाता। घोड़े की नाल देखी ना आपने, इस प्रकार से नाल रहती है घोड़े की, आड़ा चिन्ह बनाना, ऐसा नहीं सर घोड़े की नाल तो ऐसी भी रहती है, घोड़े की नाल तो ऐसी भी रहती है, घोड़े की नाल तो ऐसी भी रहती है, तो आपने तो बोला घोड़े की नाल बनाना है, ऐसा नहीं, ऐसी ही बनेगी, ठीक है ना। इसका मुंह इधर ही रहेगा, जो छोटा यानी कि उपसमुच्चय रहेगा उसको पहले लिखा जाता है, जो समुच्चय रहेगा उसको बाद में लिखा जाता है। तो याद रहे, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, अभी इसको मत पढ़िए, ये बाद में देखना, उपसमुच्चय और एक उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। देखिए दो चीज़ें, अगर केवल उपसमुच्चय की बात की जाती है तो ये वाला चिन्ह लगाया जाता है, और उचित उपसमुच्चय की बात की जाती है तो ये वाला चिन्ह लगाया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? कोई समुच्चय खुद का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। फिर से देखना, अगर मेरे पास में अगर मान लिया जाए कि ए इज इक्वल टू ए बी और सी है, तो खुद ए बी और सी अगर लिख दिया मैंने, तो ये उपसमुच्चय तो होगा लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अवयव की संख्या और इसके अवयव की संख्या बराबर है, ऐसा, ठीक है ना, लेकिन उपसमुच्चय होगा। चलिए, तो समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके जो चिन्ह है, मैं आपको बता दूं कि 11th क्लास में उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय में डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, ठीक है ना, ये तो हमें मालूम होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा एडवांस बता दिया। जब आप हायर क्लासेस पढ़ेंगे, जब बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, तब उचित उपसमुच्चय और उपसमुच्चय के चिन्ह आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको केवल उपसमुच्चय की बात करना है और उपसमुच्चय के लिए यही वाला चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह? उचित उपसमुच्चय वाला चिन्ह लगाना है, ठीक है। आप तो ऐसा समझिए कि जब भी ये वाला चिन्ह दिखे तो वो उपसमुच्चय ही है। अगर आप एडवांस बुक देखेंगे, है ना, तब वहाँ पर देखेंगे कि उपसमुच्चय में ये वाला चिन्ह लगाया जाता है और उचित उपसमुच्चय में ये चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन 11th क्लास में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप तो केवल इतना याद रखिए कि उपसमुच्चय बोले चाहे उचित उपसमुच्चय बोले, यही वाला चिन्ह लगाना है आपको, ऐसा अलग अलग नहीं बोला जाएगा, ये कहने का मतलब मेरा ये, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसको। ए बी का उपसमुच्चय है और दोनों कैसे हो? बराबर नहीं है, तब ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा, जिसे इससे प्रदर्शित किया जाता है, और ये हो गया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात, रिक्त समुच्चय फाई सभी उपसमुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। आपको मालूम है ना कि आपके पास में ए इज इक्वल टू ए और बी है, तो जो फाई है इसका उपसमुच्चय होगा ही होगा। यानी दुनिया का कोई भी समुच्चय है उसका उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय तो होगा ही होगा, और स्वयं भी जो समुच्चय है वो स्वयं भी खुद का उपसमुच्चय होगा। आई बात समझ में? दो बातें आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया का कोई भी समुच्चय है उसका एक समुच्चय रिक्त तो होता ही होता है, और स्वयं भी उसका उपसमुच्चय होता है, ठीक है। रिक्त समुच्चय फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, यानी कि फाई सबसेट ऑफ ए। चलिए ठीक है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात ए खुद का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। किसी समुच्चय के दो विषम उपसमुच्चय होते हैं, यानी कि
कोई भी समुच्चय हो दुनिया का, उसके दो उपसमुच्चय तो होंगे ही होंगे, एक फाई और एक स्वयं। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे पास में क्या है, B इज इक्वल टू एक समुच्चय है, कौन है, फाई, खाली है ये, तो इसके उपसमुच्चय कितने हो गए, फाई तो होगा ही होगा और स्वयं भी होगा, स्वयं भी वही है, तो भाई दोनों तो एक ही है ना, तो रिक्त समुच्चय का केवल एक उपसमुच्चय होगा, कौन, फाई। अब दो बार थोड़ी लिखेंगे आप, ठीक है ना, फाई होता है, फाई होता है, दो बार बोलेंगे क्या एक ही बात को, तो आप बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय का केवल एक उपसमुच्चय होता है, वो कौन सा होता है, फाई। ठीक है। इसके अलावा कोई भी समुच्चय है उसके दो उपसमुच्चय तो होंगे ही होंगे, एक स्वयं और एक फाई, और इसके अलावा भी और हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, रिक्त समुच्चय फाई का केवल एक उपसमुच्चय होता फाई, ये जो हमने यहाँ पर बात की है, दो नहीं होंगे, क्या होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि दोनों एक ही बात है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, माना ए इज इक्वल टू इतना है, तो उसके उपसमुच्चय ये हो गए। देखिए फिर से और एक बार, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इस बात को सुधार लीजिए आप। ये वाला जो है ना, यहाँ पर खाली फाई आएगा, ऐसा इसको मत लिखिए आप। फिर से और एक बार देखिए, ए इज इक्वल टू 3 और 4, इसका एक उपसमुच्चय क्या होगा, फाई होगा खाली, एक होगा 3, एक होगा 4, एक होगा 3 और 4, स्वयं फाई और एक एक अवयव को ले लिया। तो ये याद रहे कि अगर ऐसा लगा देंगे ना तो ये अवयव बन जाएगा, फिर रिक्त नहीं बोलेंगे इसको, क्या बन जाएगा, अवयव बन जाएगा, इसलिए सर्पाकार कोष्ठक नहीं लगाना है इसमें। ठीक है। तो ये बात नोट कर लीजिए आप, ये सारी जितनी बातें हैं ये सारी नोट कर लीजिए, आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनते हुए जा रहे हैं, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनते हुए जा रहे हैं, आप इसको नोट करते हुए जाए। और मैं आपको बता दूं कि सही नोट्स वही होते हैं जो आप इसको प्रॉपर समझ लिया आपने और उसको नोट कर लिया, तो इसको नोट करते हुए जाएंगे आप। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। घात समुच्चय, घात, पावर सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पावर सेट, पावर सेट क्या होता है। अगर मान लिया ये आपके पास में कोई समुच्चय है, देखिए ध्यान देना इधर, आपके पास कोई समुच्चय है ए और बी, मुझे एक बात बताइए कि इसके उपसमुच्चय क्या क्या हो गया। तो आप बोलेंगे एक तो फाई, एक एक लिख देता हूं मैं, ए होगा और बी होगा और क्या होगा, स्वयं होगा, ए और बी। किसी समुच्चय के उप समुच्चय बना दिए मैंने, और इन उप समुच्चयों का भी एक समुच्चय बना देता हूं मैं, उप समुच्चयों का भी एक उप समुच्चय बना देता हूं। तो ये जो समुच्चय बनेगा इसको बोला जाता है घात समुच्चय। किसका, ए का। घात यानी कि पावर, पावर यानी कि पी, पावर यानी पी, घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय ये होगा। नहीं आई बात समझ में। फिर से और एक बार, कोई समुच्चय है उसके उप समुच्चय लिख दो, और जो उप समुच्चय रहेंगे उसका समुच्चय बना दो, तो जो समुच्चय बनेगा उसको घात समुच्चय बोला जाता है। परिभाषा कैसे बनाएंगे, आपको बनाते आना चाहिए परिभाषा। देखिए कैसे, देखिए परिभाषा कैसे बनेगी। किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय, उस समुच्चय का, किसका, ए का, है ना, घात समुच्चय कहते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कोई भी समुच्चय है उसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, उप समुच्चय कितने बनेंगे, अभी तो पढ़ा था हमने, 2n। ठीक है, 2n, इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2n उप समुच्चय बनेंगे। तो जो पावर समुच्चय है इसमें अवयव कितने रहेंगे, तो देखिए एक अवयव हो गया, ये दूसरा अवयव हो गया, ये तीसरा अवयव हो गया, ये चौथा अवयव हो गया। ये एक अवयव होगा, अब इस घात समुच्चय का ये, इसको एक अवयव बोलेंगे। ये एक अवयव हो गया, एक अवयव ये हो गया, एक अवयव ये हो गया। मतलब जितने उप समुच्चय बनते हैं उतने इसमें क्या बन जाएंगे, अवयव बन जाएंगे।
बात क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। क्या बोला है? यदि ये कोई समुच्चय है तब ए के समस्त उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। आई बात समझ में? ए के घात समुच्चय को पी ए से प्रदर्शित करते। पी ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, है ना, ए का घात समुच्चय, ऐसा पढ़ा जाता है इसको। इस बात को ऐसा पढ़ा जाता है। इंग्लिश में पढ़ना है तो पावर सेट ऑफ ए, और हिंदी में पढ़ना है तो इसको बोलेंगे ए का घात समुच्चय, ऐसा पढ़ेंगे हम इसको। चलिए ठीक है। यहां पर उदाहरण दिया हुआ है। यहां पर ये ऐसा बोला है कि पी ए इज इक्वल टू टी, टी सबसेट ऑफ ए। आई बात समझ में? ऐसा लिखा है, इसकी मीनिंग समझना। पी ए इज इक्वल टू क्या है? टी। जहां पर टी क्या है? टी है उप समुच्चय ए का। फिर से और एक बार, घात समुच्चय किसको बोल रहा है? ए के जितने भी उप समुच्चय रहेंगे ना, यही तो मतलब है ना इसका। ए के जितने भी उप समुच्चय रहेंगे उनका पूरा समुच्चय जो रहेगा वो घात समुच्चय कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको प्रदर्शित किया है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखना पड़ेगा। उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। ठीक है ना, वहाँ पर समझना आप उसको, बात को, क्योंकि ये इसकी एक कहानी अलग है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक तरफ से पढ़ते हुए जाइए, उसके नोट्स बनाते जाइए, नोट करते जाइए, प्रैक्टिस करते चलिए। कभी समस्या आ ही नहीं सकती मेरे समय, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और माना यहाँ पर ये है तो इसके घात समुच्चय ये हो जाएंगे। नोट, किसी समुच्चय का घात समुच्चय कभी भी रिक्त नहीं होता है। क्या मतलब है? देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू कितना है? ए है, तो इसके उप समुच्चय कितने हो गए? एक तो 5 होगा और एक ए होगा, सही है ना? ये होगा तो पावर सेट ऑफ ये क्या हो जाएगा? इन उप समुच्चयों का समुच्चय। तो इस ए में एक अवयव तो इसमें कितने हो गए? 2 अवयव हो गए। यदि मान लिया जाए मेरे पास में बी इज इक्वल टू खाली है, खाली यानी कि रिक्त समुच्चय है, तो इसका उप समुच्चय क्या होगा? रिक्त का तो रिक्त ही होता है ना उप समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या हो जाएगा? इसका समुच्चय। इसके उप समुच्चयों का समुच्चय ना, तो रिक्त का उप समुच्चय तो रिक्त होता ही है, तो इसका समुच्चय। तो देखिए ना, अगर आपके पास में रिक्त समुच्चय भी है तो उसमें भी क्या है? एक अवयव है इसके घात समुच्चय में। ठीक है ना, तो यही बात यहां पर लिखी है कि किसी समुच्चय का घात समुच्चय कभी भी रिक्त नहीं होता। आपके पास में भले समुच्चय रिक्त है लेकिन उसका घात समुच्चय है वो रिक्त नहीं होगा। अर्थात b बराबर से अगर 5 है तो पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं हम। देखिए आगे क्या बोला है? समष्टीय समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। ये बात को बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। समष्टीय, यूनिवर्सल किसको बोला जाता है? समष्टीय किसको बोला जाता है? समष्टीय पूरी दुनिया, इसी को बोला जाता है ना समष्टि। पूरी दुनिया को बोला जाता है समष्टि। हम बोलते हैं कि समष्टि में जितने भी जीव रहते हैं वो सारे, समष्टि का मतलब पूरी दुनिया में जितने भी जीव रहते हैं विश्व में, ऐसा समझिए आप। समष्टि का मतलब पूरा ऐसा। देखिए समष्टि को यू से प्रदर्शित किया जाता है और यू का मतलब ये ऐसा यू से बड़ा यू। ठीक है, मान लिया जाए कि आपके पास में समष्टि में कुछ अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास में एक समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय। अच्छा, ऐसा नहीं है कि समष्टि बोला तो पूरी दुनिया की सारी संख्या लिख देना है, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि समष्टि मतलब पूरी दुनिया होती है और आपने तो बहुत कम संख्या लिखी है इसके अंदर।
ठीक है ना। समष्टि की मीनिंग यहाँ पर दूसरे प्रकार से निकल रही है। देखिए कैसे, सपोज करें कि आपके पास में ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 है, सी इज इक्वल टू 2 3 5 और 7 है और 7 है, डी इज इक्वल टू 3 6 और 9 है, ई इज इक्वल टू 1 1 4 1 4 और 9 है। अलग अलग समुच्चय है आपके पास। देखिए, ए के समस्त अवयव इसमें है क्या? हाँ है। बी के समस्त अवयव इसमें है क्या? हाँ है। सी के भी समस्त अवयव इसमें है क्या? हाँ है। डी के भी समस्त अवयव इसमें है, बिल्कुल है। और ई के भी समस्त अवयव इसके अंदर है। तो इन समुच्चयों का ये जो समुच्चय है ये समष्टीय समुच्चय कहलाता है। आई बात समझ में? इन समुच्चय, क्योंकि इनके समस्त अवयव इसमें है ना। मान लिया जाए कि आपके पास में 4 9 है ना 16, इसके समस्त अवयव इसमें भी है, इसके भी है, इसके भी है, लेकिन इसके समस्त अवयव इसमें नहीं है, तो इसका समष्टीय समुच्चय ये वाला नहीं कहलाएगा। आ गई बात समझ में? बहुत सारे समुच्चय है हमारे पास और इसके समस्त अवयवों का एक बहुत बड़ा एक समुच्चय है। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं इसमें, तो बहुत बड़ा समुच्चय है। तो ये इनके क्या है? ये समष्टीय समुच्चय कहलाएंगे। तो वही तो बात हो गई ना। मान लिया जाए कि एक स्टेट है बिहार है और एक यूपी है और मध्य प्रदेश है, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास में एक समुच्चय है और आपके पास में समष्टीय में इंडिया है। देखिए इंडिया, और ये झारखंड है ना, और गुजरात और कर्नाटका है और छत्तीसगढ़ है। आई बात समझ में? एक समुच्चय ही है। देखिए इनके समस्त अवयव इसमें है कि हाँ है ना। इंडिया में तो सारे राज्य है भैया, इसके भी समस्त अवयव इसमें है, हाँ है। तो ये जो इंडिया हो गया ये क्या हो गया? समष्टि, इनका समष्टीय समुच्चय हो जाएगा। आई बात समझ में? आपने बना दिया एक पाकिस्तान, एक चाइना है ना, एक बना दिया रूस, रसिया। क्या ये सारी चीजें इसमें है क्या? नहीं है। तो इनका ये समष्टीय समुच्चय नहीं है। भाई इंडिया के अंदर चाइना है क्या? नहीं है। इंडिया के अंदर रसिया है क्या? नहीं है। तो इनका ये समष्टीय नहीं होगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हो, अर्थात कोई भी समुच्चय समष्टीय समुच्चय से बाहर नहीं हो। ठीक है ना, उसके बाहर नहीं हो। जैसे पिछले बार हमने वो बोला था कि ये चाइना जो है वो इंडिया के बाहर है, तो ये समष्टीय समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। और एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी सी, और ये सारे देखिए ना, ए के भी समस्त अवयव इसमें है, हाँ है। बी के भी समस्त अवयव इसमें है, हाँ है। 9 10 11 भी इसमें है, हाँ है। तो जो यू होगा समष्टीय समुच्चय कहलाएगा। किनका? ए बी और सी का यू समष्टीय समुच्चय होगा। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यू ए बी व सी का, है ना, सी का समष्टीय समुच्चय होगा। ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम। आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात देखिए, बेसिक वास्तविक, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपको प्रश्नावली में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि
कॉन्सेप्ट ऐसा जीरो लेवल से समझे कि इनको देखते हुए आपकी एक्सरसाइज पूरी बन जाना चाहिए ऑटोमेटिक। बेसिक में भले टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक अगर बना तो आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। बेसिक अगर आपने प्रॉपर तरीके से नोट से बनाए, उसकी प्रैक्टिस कर ली तो ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे, बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, खालिस्तान बन जाएंगे, जो पूछा जाए वो बन जाएगा अगर बेसिक क्लियर है तो। और एक्सरसाइज, कई बच्चे क्या एक्सरसाइज पर टूट पड़ते ना, तो गड़बड़ है वो, ठीक है ना। अभी यहां पर देखना, वास्तविक संख्याओं के लिए अंतराल। वास्तविक संख्याओं के लिए अंतराल क्यों भाई, ऐसा क्या है वास्तविक संख्याओं में, तो इसी के लिए अंतराल दिखाना जरूरी है। वास्तविक संख्या में मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे एक बात बताइए कि ऐसी संख्या लिखिए जो 5 से बड़ी है और 15 से छोटी है, कौन सी संख्या लिखना है? एक्स इज बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब वास्तविक संख्या। मुझे एक बात बताइए कि 5 से बड़ी और 15 से छोटी वास्तविक संख्या बताइए। तो आप जल्दबाजी में तो लिख देंगे कि सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन कर दिया आपने, तो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये लिख दिया मैंने। आपने तो बोल दिया कि वह 5 से बड़ी और 15 से छोटी ये तो संख्या है, वास्तविक संख्या है। गलत समझे, ये तो आपने प्राकृत संख्या लिखी है, वास्तविक संख्या थोड़ी लिखी है। तो फिर वास्तविक संख्या लिख के बताओ। तो 6 और 7 के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्या होती है, अनंत। इनके बीच में परिमेय और अपरिमेय संख्या कितनी होती है? अनंत होती है ना। किसको किसको लिखेंगे आप? नहीं लिख पाएंगे। इसके बीच में भी कई सारी अनंत होती है, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी। तो आप इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? अगर आपसे पूछा जाए तो प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं। जब भी वास्तविक संख्याओं की बात की जाती है, और इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ये बात कई सारे चैप्टरों में काम आएगी आपको। कई सारे चैप्टर ऐसे हैं 11th क्लास के भी, 12th क्लास के भी, अगर ये बात समझ में आएगी, बिल्कुल आसान है। तो बहुत सारे चैप्टर आपके बनने वाले हैं। देखिए ध्यान देना इधर, वास्तविक संख्याओं के लिए अंतराल को निरूपित करना। तो मैं पहले तो संख्या रेखा पर दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। संख्या रेखा पर दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं संख्या रेखा बना रहा हूं, ये मैं संख्या रेखा बना रहा हूं, ठीक है। संख्या रेखा आपके सामने है। आपको मालूम है कि संख्या रेखा भैया इधर भी अनंत की ओर जाती है, इधर भी अनंत की ओर जाती है। यहां पर मैं 0 लिख देता हूं, यहां पर 0 लिख देता हूं। 1 समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और अनंत तक जाएगी उधर। और ये भी इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर बराबर दूरी पर मैं -1 -2 -3 -4 -5 लिख देता हूँ। और ये भी क्या है, माइनस अनंत तक जाएगी इधर भी, और इधर भी प्लस अनंत तक जाएगी। 6वीं क्लास से हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि मुझे बोला जाए कि वास्तविक संख्या लिखिए जो 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, क्या लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ी और 5 से छोटी अनंत संख्याएं होती है, अनंत संख्या होती है। तो आप केवल संख्या रेखा पर ऐसा दिखा देंगे, देखिए 2 से बड़ी और 5 से छोटी, बस सिर्फ ऐसे चिन्ह लगा देंगे ना, तो इसकी मीनिंग हो जाती है कि 2 से बड़ी जितनी भी है और 5 से छोटी। यदि आपसे बोला जाए कि ऐसी संख्या है, वास्तविक संख्या लिखिए कि जो 2 से बड़ी या बराबर है और 5 से छोटी या बराबर है। देखिए 5 से छोटी या बराबर है, दोनों बातों में अंतर है कि नहीं है? यहां पर हम बोल रहे हैं कि 2 से बड़ी और 5 से छोटी, इसमें 2 शामिल रहेगा क्या? नहीं। 2 से बड़ी यानी 2 शामिल नहीं रहेगा, 5 से छोटी यानी कि 5 भी शामिल नहीं रहेगा। यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं? 2 से बड़ी या बराबर। जब भी ये वाला चिन्ह लग जाता ना, तो इसको डार्क कर दिया जाता, इस प्रकार से सॉलिड कर दिया जाता, ठोस कर दिया जाता, ऐसा। आई बात समझ में? तो जब भी ऐसा चिन्ह लगेगा
तो सॉलिड कर दिया जाएगा, और जब भी ऐसा चिन्ह रहेगा तो ये होलो रहेगा। बस दोनों में अंतर इतना है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब देखिए इस बात को प्रदर्शित करने के लिए, ये बात तो क्लियर है ना कि हम ऐसा क्यों प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, संख्या रेखा पर क्यों प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। यही कारण है कि इसको वास्तविक संख्या को अंतराल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, और इसके चिन्ह होते हैं, और वो चिन्ह क्या होते हैं इस पर बात करते हैं हम। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं संख्या रेखा को, ठीक है। यहां पर आपको मिलेंगे बंद अंतराल, बंद अंतराल एक, दूसरा रहेगा खुला अंतराल, खुला अंतराल। अंतराल ये क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम समझेंगे। एक होता है अर्ध बंद अंतराल, तीसरा अर्ध बंद अंतराल, और चौथा होता है अर्ध खुला अंतराल। ठीक है। ये चार प्रकार के अंतराल होते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। और ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है। और अर्ध बंद यानी कि सेमी, सेमी ओपन इंटरवल, और सेमी ये बंद, ओपन क्यों लिखा मैंने, क्लोज्ड, क्लोज्ड। ठीक है ना। और ये क्या हो गया, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक। ये चार प्रकार के इंटरवल होते हैं। इस बात को समझना कि ये होते क्या है। ठीक। चारों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। बंद अंतराल का मतलब होता है, अगर मान लिया जाए आपको बोला जाए कि ए का मान या x का मान, देखिए ध्यान देना इधर, x का मान a से बड़ा या बराबर है ना, और b से छोटा या बराबर है। क्या बोल रहा हूं मैं, x का मान, और साथ ही साथ में एक से इज बिलोंग्स टू, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं। सभी के लिए एक से या ए और बी इज बिलोंग्स टू, या एक से इज बिलोंग्स टू, एक से इज बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं पूरे में, कोई प्राकृत की बात नहीं कर रहे, परिमेय की नहीं कर रहे, अपरिमेय की नहीं कर रहे, पूर्ण की नहीं कर रहे, प्राकृत संख्या की भी नहीं कर रहे, किसी की भी नहीं कर रहे हम। किसकी, वास्तविक संख्या मतलब दुनिया की काल्पनिक संख्या को छोड़कर सारी संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ए या ए से बड़ा, बी या बी से छोटा। देखिए आपके पास में अगर संख्या रेखा है, देखिए ध्यान देना इधर, एक संख्या रेखा ये वाली, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए मान लिया जाए कि यहां पर ये है, क्या है, यहां पर ये है, और यहां पर क्या है, बी है, तो ऐसा सॉलिड कर दिया जाएगा बी। बस इससे ये पता चलेगा कि ए से बड़ा और बी से बड़ा या बराबर, और बी से छोटा या बराबर। इसके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्या रहेगी, बीच में भी और इनको भी मिला के ऐसा, तो इसको आप ऐसा दिखा दीजिए, चाहे ऐसा दिखा दीजिए, चाहे तो इसको ऐसा दिखा दीजिए, बड़ा कोष्टक ए कामा बी, ये ऐसे। आई बात समझिए। ये छोटा या बराबर के लिए बड़ा कोष्टक लगाया जाता है, ये बात याद रहे, बड़ा कोष्टक। ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि ए या ए से बड़ा, बी या बी से छोटा। अब देखिए खुला अंतराल, अगर मान लिया जाए, आपको बोला जाए x का मान ए से बड़ा और बी से छोटा, तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। देखिए संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे हम, ये यहाँ पर एक होलो बना दिया, एक होलो यहाँ पर बना दिया, ठीक है, और होलो बना के इस प्रकार से, और ये भी होलो बना दिया खाली, ये बी,
इससे पता चलता है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दो आप, ये वाली रेखा, ये वाली, और यहाँ पर इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ। इससे पता चलेगा कि इस रेखा की बात की जा रही है, ये वाली संख्याओं की बात की जा रही है। देखिए ए से बड़ा है ना, ए से बड़ा और बी से छोटा, जिसमें ए और बी शामिल नहीं रहेगा। अब इसको प्रदर्शित करना है तो फिर छोटे कोष्टक से प्रदर्शित किया जाता है, ए कामा बी। इसका मतलब होगा कि ए से बड़ा बी से छोटा, तो छोटे कोष्टक के द्वारा बंद किया जाता है। देखिए अर्धबंध, अर्धबंध, देखिए अर्धबंध मतलब आधा बंद होना चाहिए और ये ओपन होना चाहिए इधर से। आई बात समझ में? देखना फिर से और एक बार। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मान लिया जाए कि ये है x का मान जो है a से बड़ा या बराबर, बराबर है इसलिए मैंने सॉलिड कर दिया, और b से छोटा, छोटा है यानी कि होलो है। बराबरी का देखना, याद रखना, ऐसा चिन्ह रहेगा तो खाली गोला और ऐसा रहेगा तो सॉलिड भरा हुआ, ऐसा। आई बात समझ में? जब ऐसा रहेगा तो चिन्ह आपके पास में छोटा कोष्टक रहेगा, देखिए छोटा कोष्टक रहेगा, और ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा? बड़ा कोष्टक रहेगा। ये ऐसा, ये वाला, ये ऐसा रहा तो देखिए ए और बी, और इसको मैंने क्या कर दिया? डार्क कर दिया, ये वाला भाग। सॉलिड क्यों किया? क्योंकि बराबरी का है, ये बराबरी का नहीं इसलिए होलो छोड़ दिया। अच्छा, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? इधर बराबरी का चिन्ह है तो बड़ा चिन्ह, देखिए ये कामा, इधर बराबरी का चिन्ह नहीं है तो छोटा, बी ऐसा। क्लियर है ना बात? अब देखिए सेमी ओपन, सेमी ओपन यानी कि आधा ओपन होना चाहिए। सेमी ओपन, देखिए मैं क्या करता हूं, इसका नाम तो लिख दूं मैं, सेमी ओपन है तो ये ओपन, ओपन बोला ना, पहले ओपन बोला ना, x का मान, और इधर क्लोज हो जाएगा। सेमी ओपन मतलब एक तरफ से ओपन, दूसरे तरफ से क्लोज। सेमी क्लोज मतलब पहले क्लोज फिर ओपन, ये याद रखना। सेमी यानी कि पहले क्लोज बाद में ओपन, सेमी ओपन मतलब पहले ओपन फिर बाद में क्लोज। ठीक है? अब देखिए इधर होलो लगेगा, समझ गए होंगे आप सभी लोग, और ये यहाँ पर बराबरी का चिन्ह है तो सॉलिड लगेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बी लिखेंगे, और इसके बीच की संख्या है ये वाली, इसको डार्क कर दिया। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? छोटा ब्रैकेट ए और बड़ा ब्रैकेट बी, ये वाला ऐसा प्रदर्शित करेंगे। आ गई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताइए, प्रदर्शित करके दिखाइए। मैं उदाहरण ले रहा हूँ और उदाहरणों के द्वारा इनको आपको प्रदर्शित करना है। ये ऐसा सामान्यतः ये वाले ब्रैकेट का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है? संख्या रेखा में टाइम ज़्यादा लगता है तो इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, ज़्यादा उपयोग किया जाता है इनका और इनका। देखिए मुझे एक बात बताइए कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर। आई बात समझ में? और एक्स की जो वैल्यू है 3 से बड़ी या बराबर, ऐसा 3 से एक्स की जो वैल्यू है बड़ी या बराबर और छोटी या ऐसा, ऐसा एक समुच्चय है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखना b इज इक्वल टू एक्स, इसको पढ़ना देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, बोलना मीनिंग समझिए आप क्या बोल रहा हूं। एक्स यानी यहां पर इस समुच्चय के अंदर कुछ अवयव है, नहीं आई बात समझ में? ऐसा समझिए आप, सपोज करें कि आपके पास में एक समुच्चय है, कितना? 2 4 6 8 10 12 14 16 और इस प्रकार से 14 तक। ठीक है? 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है? इसको मुझे अगर समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करना है तो कैसे करूंगा मैं? इसको दिखाना है तो एक से लिख दिया मैंने और सच दैट लगा दिया, ये लिखा ही जाता है हमेशा। एक से का मतलब इसके अंदर कुछ अवयव है। ये बातें हम पहले समझ चुके हैं लेकिन फिर भी और एक बार समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि इसकी बात आई ना इसलिए समझ लीजिए आप इसको। देखिए एक्स क्या है? सम संख्या है, सम
संख्या है। जो कौन सी सम संख्या है? सम संख्या से काम नहीं चलेगा। सम कौन सी? प्राकृत। सम प्राकृत संख्या है जो क्या है? किससे छोटी है? 15 से छोटी है। आई बात समझ में? इसी बात को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में। एक से लिख दिया जाता है सच दैट, यानी कि एक से इस प्रकार है कि एक से क्या है? सम संख्या है और जो 15 से छोटी है इसके गुण इस समुच्चय का जो सुपरिभाषित है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो सेम, दोनों का मतलब एक ही है। आप इसको ऐसा दिखाओ चाहे ऐसा दिखाओ, दोनों का मतलब एक ही है। सेम ऐसा यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, मालूम है आपको? एक सच दैट, एक से क्या है? वास्तविक संख्या है। आर का मतलब वास्तविक संख्या। ये बात याद रखना आप जीवन भर। जब भी आपको n बोला जाए तो प्राकृत, यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। अब 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, एडवांस क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 9th 10th में नहीं पढ़ रहे कि वहाँ पर दिखाएंगे कि r वास्तविक है, n प्राकृत है, w पूर्ण संख्या है, i इंटीजर है या z इंटीजर है। वो ये सारी बातें अब खत्म हो गई। अब आपको अंडरस्टूड रहना है कि भैया बिलोंग्स टू r, यानी कि वास्तविक संख्या ही, बस ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक, आपको ये बोला है कि एक से क्या है? वास्तविक संख्या है जो 3 या 3 से बड़ी है, 5 या 5 से छोटी है। दूसरा क्वेश्चन, एक से इज बिलोंग्स टू आर। देखिए -3, एक से इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 और लेस देन 0, ऐसा बोला है। तो इनको आप अंतराल के रूप में कैसे प्रदर्शित किया कर सकते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए, एक का मान क्या है? वास्तविक संख्या तो है, 3 या 3 से बड़ा। आपको मालूम है कि ऐसा जब होता है, ऐसा जब आता है चिन्ह तो तब बड़ा कोष्टक लगाया जाता है, और जब ऐसा चिन्ह आता है तो छोटा कोष्टक लगाया जाता है। यही तो बात है। इधर क्या है? ऐसा चिन्ह है यानी कि बड़ा कोष्टक लगेगा, 3 कामा, इधर भी बराबरी का चिन्ह है इसलिए इधर भी बड़ा कोष्टक लगेगा, बड़े से ही बंद होगा। देखिए इसको, इसका मतलब क्या है? -3 बराबर भी है इसलिए ये लगेगा, और यहाँ पर बराबरी का चिन्ह नहीं है तो 0 और ये वाला छोटा कोष्टक लग जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा बताना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ऐसा बनाते आना चाहिए, ठीक। तो इसी आधार पर अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितना भी हम बेसिक पढ़ते आ रहे हैं ना, इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनते जाना चाहिए आपके। कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। समस्या कैसी नहीं आएगी कि आपने बेसिक को एक बार समझ लिया, ठीक है ना, और प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं कि समझते भी जा रहे हैं नोट भी करते जा रहे हैं। पहले समझ लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, नोट से बन जाएंगे। एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज को टच करिए, फिर देखिए कैसे मजा आएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने से पहले आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे रेफरेंस बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे आप, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज देखेंगे हम।